हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एक नया पेपर स्टार्ट करेंगे जो एचटेट पीजेटी फिजिक्स 2019 में हुआ था। उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे हम उन्हीं के सॉल्यूशन को करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एरो इज शूट हॉरिजेंटली with a speed of 20 meter per second from the top of a tower 60 meter high. The time to reach the ground will be। मतलब कहता है किसी 60 मीटर ऊंचे टावर की टॉप से किसी एरो को शूट कर दिया, मतलब किसी तीर को चला दिया 60 मीटर ऊंचे टावर की टॉप से, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलाया है। कितनी स्पीड से चलाया है? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाया है। द टाइम टू रीच द ग्राउंड विल बी, मतलब कितने टाइम में वो एरो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, आपसे पूछ रहा है। और जी की वैल्यू कितनी यूज करनी है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है? एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर है। हाइट को हम h से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो h कितना गिवन है? 60 मीटर गिवन है। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एरो चलाई है उसके टॉप से, तो टॉप से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एरो को चला दिया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एरो को चलाने के बाद वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से ग्राउंड पे आएगी। सो ग्राउंड पे आने में उसको कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। जब हम उसको चलाएंगे कुछ हाइट से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वो ग्राउंड पे आएगी, तो उसकी जो मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। और ये जो केस है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है। मतलब यहाँ पे आपने कुछ हाइट से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में किसी चीज को फेंका है, तो कितने टाइम में वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी? वो इक्वल होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट या फिर एरो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, वो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। और वो किसके इक्वल होता है? टी इक्वल टू अंडर द रूट 2h/g। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर को वर्टिकली लगाइए और नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लीजिए। फाइनली आपको जो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा होगा उसको आने में नीचे, वो कितना लगा होगा? अंडर द रूट 2h/g। यहाँ पर h क्या है? हाइट है। g क्या है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। h कितना गिवन है? 60। और g की वैल्यू कितनी लेनी है? 10। जीरो से जीरो कट जाएगी, 6 दूनी 12, तो रूट 12 आ जाएगा। 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 4 में से 2 बार आ जाएगा, रूट 3 रह जाएगा। तो रूट 3 कितना होता है? 1.73 गुना में 2 है। 2 की गुना 1.73 से करेंगे तो 3.46 आ जाएगा सेकंड। मतलब उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड पे आने में? 3.46 सेकंड लगेगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट हैज इंटेंसिटी आई नॉट। मतलब आपको अनपोलराइज लाइट का बीम गिवन है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। इट इज इंसिडेंट ऑन ए सिस्टम ऑफ टू आइडियल पोलरॉइड्स। मतलब जो अनपोलराइज्ड लाइट का बीम था उसको आपने किसी सिस्टम के ऊपर डाल दिया जिसके अंदर दो आइडियल पोलरॉइड्स है। The angle between axes of polarization of these polaroids is theta। हमें पता है कि हर एक पोलरॉइड की एक एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होती है। यहाँ पे दो पोलरॉइड्स है और उनकी जो एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन होगी उनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। इफ द अमर्जिंग लाइट हैज इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4, मतलब उस सिस्टम के अंदर से जो फाइनली जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4 है। देन उस एंगल थीटा के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? कि उस एंगल थीटा का साइन लेने पर हाफ आएगा, उस एंगल का साइन लेने पर 1/√5 आएगा, या उस एंगल का कोसाइन लेने पर हाफ आएगा, या फिर उस एंगल का कोसाइन लेने पर 1/√2 आएगा। यहाँ पे क्या गिवन था? एक सिस्टम गिवन था जिसके अंदर दो पोलरॉइड्स है, उसके ऊपर आपने अनपोलराइज लाइट डाली है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। और फाइनली जो लाइट हमें मिली है
मतलब इसमें से जो लाइट निकली है फाइनली उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4 है। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए सिस्टम के अंदर दो पोलरॉइड गिवन थे, उसमें से एक तो पोलराइजर की तरह बिहेव करेगा और एक एनालाइजर की तरह बिहेव करेगा। और जो पोलराइजर की तरह बिहेव कर रहा है उसकी ये जो सॉलिड लाइन है उसको हम एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन मान लेते हैं। मतलब पोलराइजर की ये क्या है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है। और जो एनालाइजर की तरह बिहेव कर रहा है उसकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन हम ऐसे मान लेते हैं। मतलब ये जो सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड लाइन है वो एनालाइजर की क्या है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है। और ये वाली जो सॉलिड लाइन है वो इस पोलराइजर की क्या है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है। मतलब इस वाले पोलरॉइड की ये एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है और इस वाले पोलरॉइड की ये क्या है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है। और इस लाइन को हम यहाँ पे एज अ डॉटेड लाइन बना सकते हैं। मतलब ये जो डॉटेड लाइन है वो इसकी क्या है, एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है। और सॉलिड लाइन जो है इसकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन है। और दोनों के बीच में एंगल हमें कितना गिवन है, थीटा गिवन है। और हमें इस एंगल थीटा के लिए ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए हम जानते हैं कि जब भी हम अनपोलराइज लाइट को किसी भी पोलराइजर से पास कराते हैं तो वो उस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है और साथ में क्या करेगा, उसकी इंटेंसिटी को हाफ कर देगा। मतलब आई नोट जो इंटेंसिटी थी अनपोलराइज लाइट की, उसकी इंटेंसिटी को तो हाफ कर देगा हमेशा, और साथ में उस अनपोलराइज लाइट को भी क्या कर देगा, पोलराइज कर देगा। मतलब अनपोलराइज लाइट भी पोलराइज हो गई और साथ में उसकी इंटेंसिटी को भी कितना कर देता है, हाफ कर देता है। मतलब यहाँ पे जो निकलेगी ना इसमें से लाइट, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाय 2 होगी हमेशा। और ये जो इंटेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के चेंज होने से। मतलब अगर एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन ऐसे है तब भी आई नॉट बाय 2 मिलेगी, अगर ऐसे है तब भी आई नॉट बाय 2 मिलेगी, अगर ऐसे है तब भी आई नॉट बाय 2 मिलेगी, अगर ऐसे है तब भी आई नॉट बाय 2 मिलेगी, अगर ऐसे है तब भी आई नॉट बाय 2 मिलेगी। मतलब एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के चेंज करने से यहाँ की इंटेंसिटी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे इंटेंसिटी हमेशा आई नॉट बाय 2 ही मिलेगी। मतलब पोलराइजर से जब भी हम अनपोलराइज लाइट को पास कराते हैं तो वो पोलराइज कर देता है और साथ में इंटेंसिटी को हाफ कर देता है। आई नोट इंटेंसिटी थी तो आई नोट बाय 2 कर दिया। और अब ये आई नोट बाय 2 इंटेंसिटी एनालाइजर पे गिरेगी और एनालाइजर क्या कहता है कि मेरे में से लाइट निकलने के बाद जो इंटेंसिटी होगी उसकी, वो कितनी होगी, जो इंटेंसिटी मेरे ऊपर गिरी है आई नोट बाय 2 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा। और थीटा क्या है, जो पोलराइजर है उसकी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन और जो मैं हूं मेरी एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बीच का एंगल है। मतलब इन दोनों की एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो ये वाला एंगल यहाँ पे आपको रखना है। मतलब थीटा क्या है, इन दोनों की एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बीच का एंगल है। मतलब एनालाइजर से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी आई मान ली हमने, और आई किसके बराबर होगी, जो इंटेंसिटी एनालाइजर पे गिरी है वो, गुणा में कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा में जो थीटा है वो इन दोनों की एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन के बीच का एंगल है। और हमें गिवन है कि फाइनली जो लाइट निकली है उसकी इंटेंसिटी आई नॉट बाय 4 है। मतलब इस सिस्टम में से फाइनली जो लाइट निकली है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट बाय 4। सो आई जो इंटेंसिटी थी जो इस एनालाइजर से निकली है, मतलब इस पूरे सिस्टम से जो लाइट निकली है उसकी इंटेंसिटी क्या है, फाइनली जो निकली है उसकी आई है। और आई हमें कितनी गिवन है, आई नॉट बाय 4 गिवन है। सो आई इक्वल टू आई नॉट बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा में हम आई की जगह क्या रख देते हैं, आई नॉट बाय 4 रख देते हैं। तो आई नॉट से तो आई नॉट कट जाएगा
और ये 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2। तो ओवरऑल क्या बचेगा 1/2 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा किसके बराबर आएगा 1/√2 के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट ऑप्शन होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ रेक्टेंगुलर प्लेट हैज लेंथ इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर एंड विड्थ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स एरिया इज। मतलब इस रेक्टेंगुलर प्लेट के एरिया में मैक्सिमम कितने परसेंट एरर है ये बतानी है। हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगुलर प्लेट की लेंथ गिवन है, उसको हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो L कितना गिवन है 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी गिवन है जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो कितना गिवन है B इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। अगर हम परसेंटेज एरर लेंथ में निकालते हैं, ये क्या है परसेंटेज एरर इन लेंथ। मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज एरर होगी लेंथ में वो किसके बराबर होगी 10/10 गुणा में 100। मतलब ये बटे में ये गुणा में 100। तो इस 0.04 को क्या लिख सकते हैं 4/100 और नीचे क्या है 4 गुणा में 100। 100 से 100 कट गया, 4 से 4 कट गया। तो परसेंटेज एरर जो लेंथ में है वो कितने परसेंट एरर है 1%। और परसेंटेज एरर जो विड्थ में होगी वो किसके बराबर आएगी 10/10 गुणा में 100। तो 0.02 बटे में 2 गुणा में 100। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/100। 2 एक नीचे है 100 ऊपर है, 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो परसेंटेज एरर जो विड्थ में आई है वो कितने परसेंट आई है 1% आई है। और एरिया किसके इक्वल होता है रेक्टेंगुलर प्लेट का, लंबाई गुणा चौड़ाई के। तो लेंथ गुणा में विड्थ के बराबर होगा। तो एरिया को हम ए से लिख देते हैं, तो ए किसके बराबर आएगा एल गुणा में बी के। सो परसेंटेज एरर इन एरिया, ये क्या है परसेंटेज एरर है इन एरिया के अंदर, वो किसके इक्वल आएगी परसेंटेज एरर इन लेंथ जमा में परसेंटेज एरर इन विड्थ के इक्वल होगी। ये वाला जो कंसेप्ट है आप फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की मैंने वीडियो डाल रखी है, वहां से समझ सकते हो कि ये कैसे हुआ है। और परसेंटेज एरर इन लेंथ में कितना है 1% और परसेंटेज एरर इन विड्थ में कितना है 1%। तो 1 + 1 कितना हो गया 2%। तो उसके एरिया में मैक्सिमम कितने परसेंट एरर होगी 2% एरर होगी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सम एनर्जी बैंड इज गिवन बाय E इक्वल टू A प्लस बी के प्लस सी के स्क्वायर, हेयर A, B एंड C आर कांस्टेंट विद एप्रोप्रिएट डायमेंशंस, द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। मतलब आपसे इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास पूछ रहा है और आपको एक रिलेशन गिवन है। इस रिलेशन में E क्या है एनर्जी है और K क्या है वेव वेक्टर है। मतलब आपको E और K के बीच में रिलेशन गिवन है। मतलब आपको एनर्जी और वेव वेक्टर में रिलेशन गिवन है और आपसे इफेक्टिव मास पूछ रहा है। यहाँ पे A, B और C क्या है कांस्टेंट है विद अप्रोप्रिएट डायमेंशन। मतलब उनकी डायमेंशन ऐसे लेनी है कि इस पूरी टर्म का डायमेंशन क्या हो एनर्जी की डायमेंशन के बराबर, इस पूरी टर्म का डायमेंशन किसके बराबर हो एनर्जी की डायमेंशन के बराबर, और इस पूरी टर्म का डायमेंशन किसके बराबर हो एनर्जी की डायमेंशन के बराबर हो। क्योंकि हमें पता है एनर्जी में एनर्जी ऐड होती है और हमें फाइनली एनर्जी ही मिलती है। और ये क्या है एनर्जी है। सो एनर्जी में एनर्जी ही जुड़ती है और फाइनली हमें एनर्जी ही मिलती है। सो ए बी और सी की डायमेंशन ऐसे होगी ताकि हर टर्म का डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन के बराबर हो। सो आपसे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है। हमें पता है कि इफेक्टिव मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है एच कट स्क्वायर
बटे में d2e/dk²। मतलब आपको एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में जो रिलेशन गिवन है, E और K के बीच में जो रिलेशन गिवन है, E मतलब एनर्जी, K मतलब वेव वेक्टर, मतलब E और K के बीच में जो रिलेशन दी गई है, उससे आप क्या निकालोगे, ये सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करोगे एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू वेव वेक्टर, और वो यहाँ पे पुट कर दोगे। अब देखिए E किसके इक्वल गिवन था, A प्लस बी के प्लस सी के स्क्वायर। यहाँ से सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे के रिस्पेक्ट में। A कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, बी बार आ जाएगा, के का 1 हो जाएगा, सी बार आ जाएगा, के स्क्वायर का 2k हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी प्लस 2ck। अगर हम इसी का सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो d2e/dk²। तो b का कितना हो जाएगा, 0, 2c बार आ जाएगा और k का क्या हो जाएगा, 1। तो सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, 2c के। सो हम ये सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। सो इफेक्टिव मास किसके बराबर आ जाएगा, एच कट स्क्वायर बाय 2c। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एच कट स्क्वायर बाय 2c। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। और एच कट यहाँ पे किसके बराबर होता है, एच अपॉन 2 पाई के, और एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। सो अगर आपके फ्यूचर में कोई क्वेश्चन आए इफेक्टिव मास को लेकर के, तो आपको पता होना चाहिए इफेक्टिव मास किसके बराबर होता है, एच कट स्क्वायर बाय सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वेव वेक्टर। और एनर्जी और वेव वेक्टर के बीच में आपको रिलेशन गिवन होगी, वहां से आप सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे और फाइनली आपको इफेक्टिव मास मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।